आप सभी को प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो आज इस वीडियो में फिर से हम अपने ठाकुर जी यानी कि कृष्ण भगवान, ऐसे तो बहुत सारे उनके नाम है ना, उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले 2 वीडियोस इस नगरी की आ चुकी हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने वृंदावन के कुछ खास मंदिर घूमे। उसके बाद दूसरी वीडियो में हम राधा रानी का जो निज निवास है, जो राधा जी का महल है बरसाने में, वहां गए और परिक्रमा जो हमने लगाई थी उसके बारे में जाना। ये तीसरी वीडियो है। हम 3 दिन के लिए वहां पे गए थे, तो ये तीसरा दिन है। यहाँ हम कहाँ कहाँ घूमे इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी आपको दूंगी मैं, जितनी मुझे पता है। और इसी के साथ इस वीडियो में उन जगह के बारे में भी बताऊंगी जहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आप 3 दिन से ज़्यादा का ट्रिप कर रहे हैं तो आप इन जगहों को भी एक बार जाके देख सकते हैं। अगर आप हफ्ते भर का ट्रिप करते हैं, हफ्ते भर का के लिए अगर आपको राधा रानी बुलाती है, तो आप और कहाँ कहाँ जा सकते हैं इसके बारे में भी आखिरी में मैं जानकारी दूंगी। और बजट के बारे में भी कि आप अगर ऐसी ट्रिप प्लान करते हैं तो कितने रुपए आपको लगेंगे यहाँ जाने के लिए। हमने जैसे बताया आपको, हम 3 दिन के लिए गए थे, मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगी। आप उसी हिसाब से आगे का कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी सबके खर्चे अपने हिसाब से होते हैं। आप कैसा रूम लेते हैं, किस टाइप का खर्चा करते हैं या कितने दिन वहाँ रुकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगी। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ ही हम देखेंगे कि हम और तीसरे दिन कहाँ कहाँ गए और जहाँ हम इस बार नहीं गए। मैं इससे पहले कई बार, मतलब और भी बार हो आई हूँ मथुरा वगैरह, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ हम पहले जा चुके थे, जहाँ के बारे में हमें पता था, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जिससे अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए वहाँ पे और कौन कौन सी जगह हैं उनको घूमने जाने के लिए। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मथुरा सीरीज के 3rd पार्ट में हम ये सबसे पहला मंदिर जहाँ जाने वाले हैं वो है श्री राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर बांके बिहारी मंदिर से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर है। आप सीधा जो रोड आते हैं बांके बिहारी के लिए, बांके बिहारी मंदिर की गली में ना मुड़कर आप 200 मीटर और आगे जब आएंगे तो जब सबसे आखिरी जो मोड़ है वहीं पर राधा वल्लभ मंदिर है। आपको वहाँ बोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। राधा वल्लभ मंदिर उन 7 ठाकुरों में से एक ठाकुर हैं जिनको जो भगवान कृष्ण हैं उनके जो पौत्र थे, जो पर पौत्र, उन्होंने बनवाए थे जो 7 ठाकुर, उनमें से एक हैं। जो लाल जी, जो राधा वल्लभ हैं, इनके दर्शन करने के लिए आप जो सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर, उनमें जाएंगे और फिर अंदर आप देखेंगे इन जो सकरी गलियाँ आप देख रहे हैं, इन गलियों के से होते हुए आप आराम से मंदिर में जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा हर जगह बंदर है, तो अपने फ़ोन और चश्मे वगैरह ज़रूर संभाल कर रखें, क्योंकि हम में से एक का चश्मा बंदर ले गया था। तो यहाँ पे आपको अगर भगवान के वस्त्र वगैरह लेने तो वो यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी मिल जाएगा। राधा वल्लभ मंदिर दर्शन करने के लिए ऐसे तो सुबह ही जो आरती होती है उससे शुरुआत हो जाती है, सुबह 4:30 से। तो आप जितनी जल्दी हो सके दर्शन करने जा सकते हैं। बाकी आप समय देख लें। यहाँ मंदिर का जो दोपहर में जो आरती होती है उसके बाद ये बंद हो जाता है पट, और फिर वापस से 4 बजे खुलता है रात तक के लिए। तो ये जो पूरा राधा वल्लभ का जो मंदिर है, राधा वल्लभ जी का, यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं कि वहाँ पे वो जो उनका श्रृंगार है उसमें चोटी यूज़ की जाती है, चोटी लगाई जाती है। ऐसा मानते हैं कि राधा जी उनके साथ एक ही रूप में दोनों लोग विराजमान हैं। इतना मन मुग्ध करने वाला उनका स्वरूप है ना। वहाँ तो सभी चीज़ें ऐसी हैं, सब हर चीज़ जब ऐसी, तो आप सोचिए वहाँ के जो ठाकुर हैं वो कैसे होंगे। तो हमें उनका दर्शन करने के लिए मिला। बांके बिहारी की अपेक्षा यहाँ पे कम भीड़ रहती है, तो आप आराम से यहाँ पे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और अगर आप जाते हैं तो ज़रूर दर्शन करिए, बांके बिहारी से ज़्यादा आगे नहीं है। इसी के पास और भी चीज़ें हैं। पूरा मंदिर आराम से देखिए, आराम से बैठिए। खूब बड़ा आंगन है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत आराम से दर्शन होंगे। ऊपर को भी जाने देते हैं। इसी के बाद राधा वल्लभ से जो सीधी रोड गई है आगे, जब आप उस रोड पे चले जाएंगे तो सब पतली पतली गलियाँ ही हैं, तो वहाँ पे ई रिक्शा वगैरह नहीं चलते हैं। जब आप उस रोड से सीधे जाएंगे तो आप यमुना घाट पे पहुँचेंगे। अगर आप मथुरा गए हैं, मतलब वृंदावन में है ना ये, तो अगर आप वृंदावन गए हैं और वहाँ पर आपने यमुना जी के दर्शन नहीं किए, यमुना जी तो वैसे आपको हर जगह मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे भी घाट जो है, इस घाट में आप जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। और इसी के तरीके से आराम से अगर आप वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं तो आपको यहाँ पे यमुना मैया बीच में मिलती हैं। तो इस हिसाब से आप आराम से जाइए। अगर आप जा रहे हो तो ज़रूर जाइए, वहाँ जलपान कीजिए और उसके बाद आराम से उनका
अपने ऊपर छिनके, अपना नहाना, आप जो करना चाहते हैं आराम से वहाँ पे दर्शन करिए यमुना माता के। जब हम वहाँ यमुना माता के दर्शन कर रहे थे तो सामने ही हमें एक नज़ारा देखने को मिला जिसमें एक व्यक्ति बंदरों के साथ बैठ के कुछ खा रहे थे, मटर। तो बंदर भी मटर छील छील के खा रहे थे, नहीं तो वो उनको दे रहे थे। आप देख सकते हैं कि मनुष्य और जो जानवर होते हैं ना, उनमें प्रेम होना चाहिए सिर्फ। कितने आराम से, मतलब इसको देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो को इसमें डालना सोचा कि आप भी इसे देखें। इसके बाद जब हम यमुना जी के और आगे चलेंगे, लगभग आप मान लो आधा किलोमीटर से आगे 1 किलोमीटर लगभग पड़ता है। पैदल अगर जा सकते हैं तो आपको जाना चाहिए, अगर नहीं जा सकते तो 10-10 रुपये ऑटो लेता है, आपको वहाँ छोड़ देगा। तो इसके बाद राधा बल्लभ के दर्शन करने के बाद हम राधा रमण जी के दर्शन करने के लिए गए थे। राधा बल्लभ हो या राधा रमण हो, सब जगह पे राधा जी की गद्दी सेवा है। तो आप अगर राधा रमण जी के दर्शन करने जाते हैं तो आपको सामने ये सबसे छोटे ठाकुर हैं पर सबसे सुंदर और मनमोहन है। ऐसा कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान थे ना, वो बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखते थे। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप कभी नहीं बोल सकते कि आपने सच में कृष्ण जी को नहीं देखा है। तो आप यहाँ जाइए और राधा बल्लभ के बाद राधा रमण जी के दर्शन कीजिए। हम इसके बाद हम लोग मथुरा की तरफ प्रस्थान करें। मथुरा में जब आप रेलवे स्टेशन की तरफ आएंगे तो आपको सबसे पहले, वैसे तो और भी मंदिर मिलते हैं लेकिन हम जहाँ गए थे वो सबसे पहले था जो अखिल विश्व गायत्री परिवार है, जिसकी स्थापना वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी के आचार्य जो हैं उनके द्वारा करी गई थी। वहाँ पे हम दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पे गायत्री माता के दर्शन और गुरुजी और माता जी के दर्शन किए। वो अभी बन रहा है, तो हमने वहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम आगे बढ़े। आप थोड़ा ही सा आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि देखने के लिए मिलेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि वही जगह है जहाँ पे जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, और उसी के साथ यहाँ से जो कंस उनको लेके गए थे और इतने समय के लिए उनके माता पिता जहाँ रहे, तो वही है। जन्मभूमि के अंदर कोई भी तरीके का आपको चीज़ नहीं ले जाने देते हैं, आपके फ़ोन, कैमरा, बैग, कुछ भी। तो अगर आप जन्मभूमि जाते हैं तो आपको सब चीज़ें बाहर सबमिट करनी पड़ेंगी। आपके पास बैग वगैरह है तो उसके लिए लॉकर मिल जाएगा आपको, तो आप लॉकर लेके आराम से अपने सामान को वहाँ पर जमा कर सकते हैं। कोई भी गैजेट, मतलब कोई भी गैजेट, यहाँ तक कि आपकी अगर वॉच, जो डिजिटल वाली वॉच है, उसको भी नहीं ले जाने देते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। तो जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको क्लॉक रूम, मतलब कि लॉक रूम मिल जाएंगे। और रात में अगर आप दर्शन करते हैं तो आराम से वहाँ पे खूब अच्छी लाइटनिंग होती है, वो देखिए। शाम के समय वहीं पे जन्मभूमि के थोड़ा हमको लग रहा 50 मीटर आगे पोतरा कुंड है। उस कुंड में आप ये जो देख रहे हैं ना, ये रोज़ शाम को 6 बजे के बाद जो लाइट शो होता है, फाउंटेन शो होता है, इसका आप आनंद ले सकते हैं। इसी के बाद यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूरी पर एक और मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश, जैसे हम जानते हैं कि हमारे भगवान कृष्ण द्वारिका में जाके वहाँ के महाराज बने, तो यहाँ पे भी एक द्वारकाधीश मंदिर बनाया गया है जहाँ पे भगवान को एक महाराज के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर, ध्यान रखिए, सुबह 6:30 बजे खुलता है और 10:30 बजे बंद हो जाता है, और उसके बाद दोपहर में 3:30 बजे खुलता है और 6 बजे बंद हो जाता है। समय का जरूर ध्यान रखिए। यहाँ कृष्ण जी राधा जी के साथ विराजमान है। यहाँ पे और भी देवी देवता जो विराजमान है उनके दर्शन करें। यहाँ बहुत अच्छी नक्काशी है और उसी के साथ यहाँ होली और तुलसी विवाह को बहुत भव्य उत्सव होता है। इसी के साथ आप जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप वैसे चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं कंच किला देखने के लिए, और अगर आपको चाहिए तो आप ऑटो से, ई रिक्शा वगैरह चलते हैं, उनसे जा सकते हैं। वैसे कंच किला इस समय तो जर्जर अवस्था में है। ऐसा बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में जयपुर के जो राजा थे मान सिंह, उन्होंने इसको दोबारा से निर्माण कराया था, लेकिन अभी तो ये जर्जर अवस्था, और बगल में ही यहाँ से यमुना नदी गई हुई है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कृपया देख के जाएँ। उसी के थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ विश्राम घाट है जहाँ पे यमुना माता है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, यमुना माता के दर्शन कर सकते हैं, स्नान आदि कर सकते हैं। अगर आप मथुरा रुकते हैं तो इस घाट पे आके स्नान कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया कि आप वृंदावन में कहाँ कर सकते हैं स्नान, और मथुरा में यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। आपको दिखेगा यहाँ घाट बहुत सुंदर बना है। और इसी के साथ यहाँ पे शाम को जो यमुना माता है उनकी संध्या आरती होती है, तो आप इस आरती को भी देखने के लिए रुक सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य होती है। भगवान से जुड़ा हर काम अच्छा होता है, बट ये भी बहुत सुंदर होती है, तो इसे एक बार जरूर देखें। इसी के साथ मथुरा में आप जब इसी रोड पे, मथुरा रोड पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक और मंदिर है जो विरला मंदिर है। इसको, विरला मंदिर को देखने के लिए आप जा सकते हैं, बहुत सुंदर। और इसका जो मेन गर्भगृह है, वहाँ पे जो गीता है उनका पूरा वहाँ पे सार, उनका वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ स्तंभ है, उस स्तंभ को देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, और यहाँ पे अंदर विरला जी जो नारायण जी हैं वो विराजमान है।
इसी के साथ अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ का जो म्यूज़ियम है, यहाँ की सरकार ने म्यूज़ियम बनाया जहाँ सिक्के, पुरानी जो मूर्तियाँ हैं, ये सब चीज़ें रखी गई जिससे कि हम अपने इतिहास के बारे में जान सकें। अगर आपको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है तो आप यहाँ देखने जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो वृंदावन है वहाँ पे आप प्रिया कांजू महाराज मंदिर है जो आप देख रहे हैं, दुर्गा गुफा है। अगर आप गोकुल जाते हैं तो गोकुल में जहाँ पे जो माता रहती थी उनका जो है, इसी के साथ रमण रेती हो गया, रमण रेती के साथ वहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। बरसाने में कीर्ति मंदिर है जिसके आप अभी देख रहे हैं। मथुरा रोड पे एक और मंदिर है जिसको पग्गल बाबा मंदिर कहा जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे मंदिर हैं जो हमने इस बार नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे जो मंदिर जहाँ पे भी हम गए या 3 दिन जहाँ हमने स्टे किया तो उसमें कितना खर्चा हुआ। ये बजट मेरे हिसाब से है, मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आप कहाँ रहते हैं या किस तरीके से या कितने दिन रहते हैं उस हिसाब से हम इसको बताएंगे। सबसे पहले तो आप कहाँ से आ रहे हैं और आपका मथुरा से कितनी दूर पड़ता है आपका खुद का घर, या आप जहाँ से भी आ रहे हैं उस पर भी आपका डिपेंड करता है। तो मैं टिकट इंक्लूड इसमें नहीं कर रही हूँ। आप जहाँ से आ रहे हैं और मथुरा तक का, जैसे हम तो दिल्ली से गए थे तो हमें सिर्फ 1.5 घंटा लगा, और टिकट जो प्राइस है अगर आप सेकेंड सीटिंग की कराते हैं तो 100 रुपीज़, या आप स्लीपर की कराते हैं तो 200 या 250 इस टाइप से यहाँ पे लगते हैं। बाकी बाई बस अगर आप जाते हैं दिल्ली से मथुरा के लिए तो 250 रुपीज़ लगते हैं टिकट के। जहाँ पे आपको नोएडा अगर आप रहते हैं तो आप बोटानिकल से ले सकते हैं आके मथुरा के लिए जो बस है वो आपको वृंदावन भी के रास्ते से होते हुए जाती है, तो आप जहाँ पे भी सही समझते हैं वहाँ पे उतर सकते हैं। तो ये हमारा अपना था। अगर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से अगर आ रहे हैं मथुरा, आपको हर जगह से ज़्यादातर ट्रेनें मिल जाएंगी, तो आप ट्रेन से आ सकते हैं। ट्रेन एक बजट फ्रेंडली होता है क्योंकि बस वगैरह ट्रेन की अपेक्षा महंगी होती है। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो उसका फिर आपका जो भी पेट्रोल वगैरह का जो भी लगता है रुपए, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए, उसको मैं इस बजट में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। मैं मथुरा स्टेशन से लेके और आपको मथुरा स्टेशन जब वापस आप जा रहे हैं अपने घर के लिए वहाँ तक का बजट बता रही हूँ। तो सबसे पहले आता है कि हम मथुरा स्टेशन जब पहुंच गए हैं तो वहाँ पे आपको स्टे करने के लिए, अब आप कहाँ स्टे करते हैं ये आपकी जानकारी के लिए है। सबसे पहले तो हमने पहले जाके वृंदावन में ही रूम लिया था, क्योंकि वृंदावन के ही पास में जो वृंदावन में जितने ठाकुर जी निवास करते हैं वो वहीं पे पास में ही वृंदावन में आपको मिल जाएगा। उसी के अलावा प्रेम मंदिर है आपका, इस्कॉन टेम्पल, और जो भी आपने आगे पहले वीडियोस में देखा है या इस वीडियो में देखा है वो सब वृंदावन में आपको बहुत पास में ही मिल जाएगा। तो इसलिए हमने वृंदावन में ही रहना सही समझा। तो हमने जो रूम लिया था वो 1200 to 1500 के रेंज में था, तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। हम जो गए थे ठंडियों में गए थे इसलिए हमें एसी की जरूरत नहीं थी, तो एसी रूम के जो रेंज है वो 2000 से ऊपर जाते हैं। तो आप अगर एसी रूम लेते हैं तो आपका बजट इसके अकॉर्डिंग्स में बढ़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम 4 लोग गए थे तो हमने जो रूम लिया था हमने 2 लोगों ने मिलकर उस रूम को एक साथ लिया था, तो हमारा डिवाइड हो गया था। तो इसलिए पर पर्सन अगर हम 1200 के हिसाब से लगाते हैं तो 600 रुपए एक दिन का लगा। उसी के साथ हम 2 दिन रुके थे वहां पे, तो इसका मतलब जैसे अगर 1200 रुपए हमारा रहने का खर्चा है। अगर आप इतना एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हैं स्टे में, तो आपको बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आश्रम है जहाँ पे आपको कम में 400-500 रुपए में रूम मिल सकता है, जहाँ पे आप 2 लोगों से ज्यादा भी रह सकते हैं, हॉल वगैरह होते हैं वहां रह सकते हैं। तो आप अगर वहां जाते हैं तो आपका और कम पैसा लगता है। कुछ जगह पे डोमेट्रीज भी मिल जाती हैं जो और कम रेट में होती है, तो आप उनको लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग्स में आप देख सकते हैं कि आपको किस हिसाब से रूम लेने हैं। तो ये हो गया आपका स्टे का। अब आप कितने दिन स्टे करते हैं उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। हमारे बजट में हमारा आप 600 रुपीज मान लीजिए जो हमारा कैलकुलेशन पर डे स्टे का आ रहा था। तो हमने 2 दिन स्टे किया, क्योंकि आखिरी दिन तीसरे दिन हमने रूम खाली किया 12 बजे, और उसके बाद हम जो भी चीजें थी सामान रखे फिर हम आगे बढ़ गए थे। तो इस वजह से हमारा जो बजट था वो इतना था स्टे का। अब आता है ट्रैवलिंग बजट। ट्रैवलिंग बजट का सबसे बड़ा है कि आप अगर मथुरा से वृंदावन के लिए आते हैं तो हमने ऑटो लिया था, हमने प्राइवेट ऑटो बुक नहीं किया था। पर पर्सन के हिसाब से हम आए थे तो 50 रुपीज पर पर्सन लगता है, 50 रुपए। तो हम मथुरा से
आप आने के लिए यहाँ वृंदावन तक हमने 50 रुपये पर पर्सन दिया था। उसके बाद आप जितना लोकल में ट्रैवल करते हैं, तो लोकल ट्रैवल ऐसा है कि जो भी ई रिक्शा वगैरह है उसमें लोकल में ट्रैवल करने में सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बुकिंग अगर करके जाते हैं तो आपको कुछ मंदिर घुमाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जगह वृंदावन में आपकी जो बैरिकेड लगी होती है भीड़ की वजह से, तो वो थोड़ी दूर आपको छोड़ सकते हैं। तो वैसे मोस्टली 20 रुपये या 30 रुपये पर पर्सन लेते हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह का छोड़ने का। अगर आप ज़्यादा लोग हैं, बुकिंग करते हैं, तो उस हिसाब से उनसे कंसेशन करके या उनसे बात करके आप बुकिंग कर सकते हैं। हम पर पर्सन के हिसाब से ही गए थे और हमने ज़्यादातर जगह जो है वो पैदल घूमी थी, क्योंकि हमारे रूम से जो बाके बिहारी मंदिर था वो आधे किलोमीटर से कम था, 500 मीटर से कम था। बाके बिहारी से सिर्फ 200 मीटर आगे राधा वल्लभ पड़ता है। राधा वल्लभ से कुछ दूर 1 किलोमीटर लगभग आगे यमुना जी पड़ती है और उससे आधा किलोमीटर आगे आपके राधा रमन जी जो है वो है। तो इस तरीके से और भी जो मंदिर उसमें पास पास में बीच में बहुत सारे मंदिर हैं। तो आप एक एक मंदिर देखते हुए अगर जाएंगे तो आपको पैदल जाना ही मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि बहुत पतली गलियां हैं और आप उन गलियों में गाड़ियों को ले जाके नहीं जा सकते हैं, बहुत परेशानी होती है। और सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई त्यौहार है या कोई जैसे न्यू ईयर है या होली मोस्टली बहुत ज़्यादा मनाई जाती है वहाँ पे, आप उस समय अगर ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आया था कि 2 लेडीज़ को सफोकेशन की वजह से, जो ओल्ड लेडीज़ थी, उनका स्वर्गवास हो गया था वहाँ पे। तो आप कृपया ध्यान रखें कि आप ऐसे सीज़न में जाएं जहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो। इसके साथ ही ये आपका ट्रैवलिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आप हर जगह ई रिक्शा से भी जाते हैं और आप 3 दिन की ट्रिप लगते हैं तो आपका 1000 रुपये से ऊपर ट्रैवल में खर्चा नहीं होगा। अब इसमें बड़े बड़े ट्रैवल कौन से हैं? अगर आप जैसे बरसाने जाते हैं, बरसाने जाने के लिए हमने बस ली थी, तो बस तो 70 रुपीज़ पर पर्सन लेती है। अगर आप ऑटो भी बुक करते हैं, ऑटो के थ्रू जाते हैं, तो 100 to 150 रुपीज़ के रेंज के बीच में आपको वो ले जाके बरसाने छोड़ देते हैं और फिर रिटर्न की ही वैसी ही होती है। इसी के साथ गोवर्धन वहीं पास में पड़ता है, तो उसकी भी आप अगर बरसाने से वापस गोवर्धन आते हैं तो शायद 30 रुपये लगता है बस से, और अगर ऑटो से आते हैं तो भी यही 40-50 के अंडर लगता है। तो ये सब मिला के, एक्सपेंसेस मिला के मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी 3 दिन या 4 दिन तक की भी ट्रिप है तो आप 1000 रुपये में कर सकते हैं। उसी के साथ फूडिंग बहुत अच्छी है वहाँ पे। आपको वहाँ पे जैसा, आप अगर पराठे खाना चाहते हैं खाली तो 40 रुपीज़ प्लेट है, 40 रुपये में। बाकी सब्जी नान वगैरह है, या थाली भी है तो 150 रुपये की थाली से स्टार्टिंग है। थाली में कई सारी चीज़ें, हम तो एक थाली में 2 लोग ही खा लेते थे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। बाकी आपकी डाइट जिस हिसाब से आप ले सकते हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें आप खाते रहते हैं, जैसे लस्सी पीना हो गया या आपने चाट खाई है, कुछ भी खाया, तो उसका जो फूडिंग का होता है, मैं 3 दिन का मान लेती हूँ कि आपका फूडिंग का 1000 रुपये मान लीजिए। बाकी आप अपने घर से मथुरा गए और मथुरा से वापस अपने घर गए, तो अगर बहुत दूर भी है और आपने अगर स्लीपर का भी कराया है तो 500 रुपीज़ मैं मानती हूँ। तो इन सबको इंक्लूड करके हमारी 3 दिन की पूरी जो ट्रिप थी वो हमने उसमें वृंदावन घूमा पूरा, उसमें हम मथुरा गए, मथुरा के साथ हमने वहाँ पे परिक्रमा करी, परिक्रमा के साथ ही हम वहाँ पे जो हमारा नंदगांव है या बरसाना है वहाँ गए। इन सबको मिला के मेरे हिसाब से जो आपका बजट बनना चाहिए वो पर पर्सन 3500 से 4000, मतलब कि 3500 to 4000 रुपीज़ बनता है। तो ये मेरी अपनी बजट की, मतलब मेरे हिसाब से जो बजट होना चाहिए। बाकी अगर आप कुछ ज़्यादा चीज़ों को इन्हेंस करना चाहते हैं, या आप एसी रूम रहते हैं, या फिर आप ट्रैवलिंग के लिए बुकिंग करते हैं, तो फिर उसका खर्चा अलग से है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप इन चीज़ों को ध्यान रख के अपनी ट्रिप को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप जब ज़्यादा लोग आपके साथ होते हैं ना, तो ज़्यादा लोग में ये हो जाता है कि आपकी चीज़ें, थोड़े पैसे जो है वो कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप चीज़ें शेयर कर लेते हैं। अकेले में आपको रूम अगर लेना है तो आपको पूरा अपने ही प्राइस में लेना होगा या जो भी चीज़ें, तो अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आपके साथ शेयरिंग हो जाती है, तो शेयरिंग में आपको थोड़ा सही पड़ जाता है। तो अगर आप ट्रिप में अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ज़्यादा लोगों के साथ जा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, और अगर आप अकेले जा रहे हैं तो भी ये अच्छा है। तो आप अकेले के लिए तो छोटे रूम्स भी ले सकते हैं आराम से, आपको मथुरा, वृंदावन, बरसाना हर जगह मिलेगा रूम। पर हमें वृंदावन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वहाँ से सब चीज़ें पास पास में थी जो हमें घूमनी थी मेन, और फिर अगर हमें दूर परिक्रमा के लिए या बरसाने जाने के लिए जाना था तो हम बस से और ऑटो से चले गए थे। तो ये सारी जानकारी मेरे अकॉर्डिंग आप अगर मथुरा जाते हैं तो है। बाकी इसमें मैंने लास्ट में, मतलब ये जो आप
देख रहे हैं, इससे पहले जो क्लिप्स आई थी कुछ, हम पहले गए थे, उसकी क्लिप मैंने इंसर्ट की कि आप और कहाँ कहाँ जा सकते हैं जहाँ हम इस बार नहीं जा पाए थे। तो अगर आप अपनी ट्रिप को 1 हफ्ते तक या उस 5 दिन या 6 दिन या इस हिसाब से रखते हैं तो आप इन सब जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 5 दिन लगभग अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करते हैं तो 5 दिन में तो आप बहुत कुछ घूम लेंगे। अगर आपको लगता है आप आराम से, आपके साथ कोई बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, तो आप हफ्ते 1 में बहुत आराम से इन जगहों को देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और मेन चीज़ जो बीच की 12 से 4 होती है उसमें सभी मंदिर बंद होते हैं, तो 12 से 4 वाले टाइम में आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं और खा सकते हो और ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इस वजह से वो टाइम आपका जो है ना थोड़ा कट आउट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपनी वृंदावन की ट्रिप जो है राधा रानी की कृपा से और हमारे ठाकुर जी की कृपा से मनाइए और जाइए। तो इस वीडियो में आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी मिली हो मेरी इस वीडियो से, मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। और आपको अब क्या करना है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, कि मेरी कोई नई वीडियो है तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए, और लोगों के साथ शेयर करिए। अगर कोई जाना चाहते हैं तो उसको हो सके तो मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनको कुछ भी हेल्प हो सके। तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तब तक सभी को प्रणाम, राधे राधे।